तो देखिए यहाँ कार्य, शक्ति और ऊर्जा पढ़ेंगे, जिसमें से कार्य और शक्ति हमने पढ़ ली थी, और यहाँ जो एनर्जी है, ऊर्जा है, उसको विस्तृत रूप से यहाँ पढ़ेंगे। कार्य, शक्ति एवं ऊर्जा। तो कार्य पढ़ लिया था, शक्ति पढ़ ली थी, यहाँ ऊर्जा पढ़ेंगे। एनर्जी, ऊर्जा क्या होती है कि किसी भी मशीन की या व्यक्ति की जो कार्य करने की क्षमता होती है वो क्या कहलाएगी? ऊर्जा कहलाएगी। यानी कार्य करने की जो क्षमता होती है, जो इससे पहले हमने कार्य पढ़ा था, उस कार्य के बारे में ही इसके बारे में बताया गया है कि जो कार्य करने की क्षमता होती है वो क्या कहलाएगी? ऊर्जा कहलाएगी। तो देखिए, कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता क्या कहलाएगी? ऊर्जा कहलाएगी। जो ऊर्जा है ये भी एक अदिश राशि है। ऊर्जा क्या है? अदिश राशि है। और अदिश राशियां क्या होती है? अदिश राशियां भी होती है जिनमें परिमाण तो होता है लेकिन दिशा नहीं होती है। परिमाण होता है लेकिन दिशा नहीं होती है। कौन सी राशियां कहलाएंगी? अदिश राशियां कहलाती है। और वे राशियां जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है, उनको क्या कहेंगे? सदिश राशियां कहते हैं। तो जो अपने पास ऊर्जा है, एनर्जी है, वो कौन सी राशि है? अदिश राशि है। और जो इसका मात्रक होता है ऊर्जा का, जो कार्य का मात्रक होता है वही इसका मात्रक होता है। यानी कि ऊर्जा का जो मात्रक है वो भी क्या है? जूल है। ऊर्जा का मात्रक भी क्या होगा? जूल होगा। अब जो ऊर्जा है ये कितने रूपों में या कई रूपों में अपने को मिलती है। तो ऊर्जा कौन कौन से रूपों में अपने को मिलती है? तो देखो, जो ऊर्जा होती है अपने को यांत्रिक ऊर्जा में मिल सकती है, यांत्रिक ऊर्जा। रासायनिक ऊर्जा हो सकती है, तापीय ऊर्जा हो सकती है, ये ऊर्जा के रूप हैं। विद्युत ऊर्जा हो सकती है, पवन ऊर्जा, नाभिकीय विखंडन ऊर्जा, उष्मीय ऊर्जा या फिर तापीय ऊर्जा हो गई। तो ये कई रूपों में अपने को मिल सकती है। यांत्रिक में मिल सकती है, रासायनिक में मिल सकती है, ताप में मिल सकती है, विद्युत में मिल सकती है, पवन में मिल सकती है। मतलब जो हवा होती है तो उससे भी अपने को ऊर्जा प्राप्त होती है, नाभिकीय विखंडन से भी ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है। तो ये सब क्या है? इसकी रूप है ऊर्जा के। यांत्रिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, तापीय ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, ये सब इसके रूप हैं। और मात्रक क्या होता है इसका? जूल होता है। और कौन सी राशि है? अदिश राशि है अपने पास। और जो कार्य करने की क्षमता होती है उसको क्या कहते हैं? अपन ऊर्जा कहते हैं। अब देखिए, जो यांत्रिक ऊर्जा होती है, कि यांत्रिक ऊर्जा भी अपने पास कई प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। दो प्रकार इसके कौन कौन से हैं? एक तो स्थितिज ऊर्जा होती है और एक होती है गतिज ऊर्जा। जो यांत्रिक ऊर्जा होती है ये दो प्रकार की होती है, एक स्थितिज ऊर्जा और एक गतिज ऊर्जा। तो यांत्रिक ऊर्जा को यहाँ पढ़ेंगे थोड़ा सा। जो यांत्रिक ऊर्जा होती है ये दो प्रकार की है अपने पास। कौन कौन सी है? एक तो है स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, और एक है गतिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा क्या होती है और गतिज ऊर्जा क्या होती है? स्थितिज ऊर्जा तो क्या होती है कि किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण जो विद्यमान ऊर्जा होती है वो क्या कहलाएगी? स्थितिज ऊर्जा। और गतिज ऊर्जा क्या होती है? किसी वस्तु में उसकी गति के कारण विद्यमान ऊर्जा क्या कहलाएगी? गतिज ऊर्जा। तो स्थितिज ऊर्जा क्या हुई अपने पास? किसी वस्तु की स्थिति के कारण, स्थिति के कारण उसमें विद्यमान ऊर्जा, विद्यमान ऊर्जा क्या कहलाएगी? स्थितिज ऊर्जा। और गतिज ऊर्जा क्या होगी? किसी वस्तु में
उसकी गति के कारण विद्यमान ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा, किसी वस्तु की स्थिति के कारण विद्यमान ऊर्जा क्या कहलाएगी? स्थितिज ऊर्जा। और किसी वस्तु में उसकी गति के कारण विद्यमान जो ऊर्जा होगी वो क्या कहलाएगी? गतिज ऊर्जा कहलाएगी। अब दोनों का मात्रक इनका सेम होता है कि इसका मात्रक भी जैसे पहले बताया था मैंने कि जो ऊर्जा होती है उसका सभी का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। तो इसका मात्रक भी क्या हो जाएगा? जूल हो जाएगा। और गतिज ऊर्जा का मात्रक भी क्या हो जाएगा? जूल हो जाएगा। एक जो आपके पास नाभिकीय विखंडन ऊर्जा होती है उसका मात्रक होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि ऊर्जा का मात्रक है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी होता है। ऊर्जा का एक अतिरिक्त मात्रा है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको भी ध्यान में रखना है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि नाभिकीय विखंडन जो ऊर्जा होती है उसका मात्रा होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये दोनों चीजें हो गई। दोनों का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? जो स्थितिज ऊर्जा होती है इसका फॉर्मूला होता है mgh, और जो गतिज ऊर्जा होती है इसका फॉर्मूला होता है 1/2 mv²। यहाँ पर m क्या है? द्रव्यमान है, g क्या है? ग्रेविटी है, और h क्या है? हाइट है। तो यहाँ m का मतलब क्या हो गया? मास हो गया। जो द्रव्यमान होता है किसमें होगा? किलोग्राम में होगा। और जो g है आपके पास ग्रेविटी, ये किसमें होगी? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में होगी, जिसका मान होता है कितना? 9.81 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और जो h है ये हाइट हो जाएगी आपके पास, और हाइट किसमें होगी? मीटर में होगा। यहाँ पर इसमें जो m है ये m किसमें होगा? सेम इसी की तरह जो मास है किसमें हो जाएगा? किलोग्राम में। और जो आपके पास v है वेलोसिटी, वेग, ये किसमें हो जाएगा? मीटर प्रति सेकंड में हो जाएगा। ये मीटर प्रति सेकंड है। ठीक है। उसके बाद जो ऊर्जा होती है, इस ऊर्जा के क्या है? दो सिद्धांत है, जिसमें से एक तो कौन सा सिद्धांत है? ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, जो पहला सिद्धांत है। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत क्या होता है कि ऊर्जा को न तो उत्पन्न कर सकते हैं और न ही इसको नष्ट कर सकते हैं। इसको केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है। और जब रूपांतरित करते हैं तो क्या होता है कि इसका कुछ भाग होता है वो वायुमंडल में निहित हो जाते हैं, यानी कि उसका ह्रास हो जाता है, जिसको क्या कहेंगे? ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत कहेंगे। तो देखिए ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत यहाँ पर ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत क्या है कि ऊर्जा को न तो अपन उत्पन्न कर सकते हैं, न तो ऊर्जा को उत्पन्न कर सकते हैं और न ही इसको क्या कर सकते हैं? नष्ट कर सकते हैं। न तो इसको उत्पन्न कर सकते हैं, न ही इसको नष्ट कर सकते हैं। इसको केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित कर सकते हैं। एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित कर सकते हैं। रूपांतरित कर सकते हैं। और जब इसको एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित करते हैं तो इसका कुछ भाग होता है वो वायुमंडल में निहित हो जाता है। निहित हो जाता है कब? जब इसको एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित करते हैं तो इसका कुछ भाग वायुमंडल में निहित हो जाता है, यानी कि क्षति हो जाती है, जो अपने को संपूर्ण प्राप्त नहीं होती है। और ये क्या कहलाएगा? आपका ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत कहलाएगा। यानी ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही इसको नष्ट किया जा सकता है। इसको केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है। और जब इसको एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जाता है तो इसका कुछ भाग होता है वो वायुमंडल में निहित हो जाता है, यानी कि ह्रास हो जाता है। उसी को क्या कहते हैं? ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। अब देखिए कैसे होता है। जैसे अपन एग्जाम्पल ले लेते हैं कि जैसे हमने लिया एग्जाम्पल बल्ब का ले लिया यहाँ पर। तो बल्ब को देखिए रूपांतरित कैसे करते हैं इसको। बल्ब को अपन कौन सी ऊर्जा देते हैं? यहाँ पर इसको विद्युत ऊर्जा देते हैं।
क्या देते हैं इसको, विद्युत ऊर्जा देते हैं। और कौन से, जैसे इनपुट में दी अपन ने इसको विद्युत ऊर्जा, आउटपुट में क्या दे देगा ये अपने को, प्रकाश ऊर्जा दे देगा। बल्ब क्या करता है, विद्युत ऊर्जा लेता है और प्रकाश ऊर्जा अपने को दे देता है, यानी कि इसकी जो इनपुट है वो विद्युत ऊर्जा है और जो आउटपुट है वो कौन सी, इसकी प्रकाशीय ऊर्जा है। जैसे डायनामो की बात कर लेते हैं अपन यहाँ पर, जनित्र की। तो जनित्र क्या करता है, जनित्र को अपन कौन सी ऊर्जा देते हैं, यहाँ पर यांत्रिक ऊर्जा देते हैं, इसको यांत्रिक ऊर्जा देते हैं। और बदले में कौन सी ऊर्जा देता है अपने को, यांत्रिक ऊर्जा इसको देंगे तो ये अपने को विद्युत ऊर्जा दे देगा यहाँ, क्योंकि जो डायनामो होता है वो क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। उसके बाद जो सेल होती है, बैटरी होती है, ये क्या करती हैं, ये जो अपने पास रासायनिक ऊर्जा होती है, उस रासायनिक ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, ये विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। हीटर है, तो हीटर क्या करते हैं, हीटर को अपन कौन सी ऊर्जा देते हैं, हीटर को देते हैं यहाँ पर विद्युत ऊर्जा देते हैं। और विद्युतीय ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा में परिवर्तित करता है, उष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है, तो यानी इसका एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है। और जब इसको एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित करते हैं तो वायुमंडल में इसका कुछ भाग निहित हो जाता है, यानी हास हो जाता है। उसी को क्या कहते हैं अपन, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। यहाँ पर मतलब इसको जितनी ऊर्जा दी गई थी उतनी ऊर्जा अपने को बदले में वापस नहीं देगा। ये क्या है, इसकी इनपुट है और ये क्या है, इसकी आउटपुट है। और यहाँ पर जितनी इनपुट इसको दे रहे थे उतनी आउटपुट ही अपने को बदले में नहीं देता है। तो इसमें से कुछ भाग होता है वायुमंडल में निहित हो जाता है, जिसको अपन हास कह सकते हैं, या फिर इसको यहाँ पर क्षति कह सकते हैं, जो वायुमंडल में चली जाती है। तो मतलब न तो इसको उत्पन्न कर सकते हैं ऊर्जा को, न ही इसको नष्ट कर सकते हैं। तो ये तो है इसका पहला सिद्धांत। और दूसरे सिद्धांत में क्या बताता है ऊर्जा में, और समझते हैं इसको। जैसे देखो, यांत्रिक ऊर्जा के जो दो भाग बताए थे मैंने आपको, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा। तो देखिए ये दोनों समान होती है। किस प्रकार से समान होती है कि जैसे कोई वस्तु है और ऊंचाई से गिर रही है वो, ठीक है, तो ऊंचाई से गिरेगी कोई वस्तु, तो इसकी गतिज ऊर्जा तो क्या होगी, बढ़ेगा। भाई जैसे जैसे वस्तु ऊपर से नीचे आएगी तो उसका वेग बढ़ेगा, और वेग बढ़ेगा तो क्या होगा कि उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। तो गतिज ऊर्जा तो क्या होगी, इस तरफ जैसे अपनी गतिज ऊर्जा की बात कर लेते हैं, तो गतिज ऊर्जा तो यहाँ पर क्या होगी, बढ़ जाएगी। लेकिन जो स्थितिज ऊर्जा होगी, जो उस वस्तु की स्थितिज ऊर्जा होगी, वो क्या हो जाएगी, घट जाएगी। किस कारण से, गतिज ऊर्जा बढ़ रही है अपने पास, किस कारण से यहाँ पर, क्योंकि ऊपर से गिरती हुई वस्तु का वेग क्या होगा, बढ़ेगा। तो वेग बढ़ेगा तो गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, और स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि पहले स्थितिज ऊर्जा ज्यादा थी तो ये कम हो जाएगी। इसलिए दोनों का जो मान है वो क्या होता है, बराबर होता है। इसका भी आपको ध्यान रखना है कि ऊपर से गिरती हुई वस्तु की स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों क्या होती है, समान होती है। अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ पर। एग्जाम्पल देखते हैं इनकी। जैसे 20 किलोग्राम की कोई वस्तु 40 मीटर ऊंचाई पर रखी हुई है, तो वस्तु की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए।
20 किलोग्राम की वस्तु 40 मीटर ऊंचाई पर रखी हुई है, तो वस्तु की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तो स्थितिज ऊर्जा मैंने आपको बताई थी अभी। स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, mgh। m क्या है यहाँ पर, मास द्रव्यमान है, g क्या है, ग्रेविटी है, और h क्या है, हाइट है। तो m दे रखा है कितना यहाँ पर 20 किलोग्राम, तो 20 किलोग्राम का द्रव्यमान हो गया। g ग्रेविटी यानी गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है, तो g का मान मैंने आपको इससे पहले भी बताया था कि 9.81 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, या फिर ये 9.81 समथिंग 10 के बराबर हो जाता है, तो आप इसको 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर भी ले सकते हैं। तो 20 हो गया, यहाँ पर 10 ले लेते हैं, और h हाइट कितनी है अपने पास 40 मीटर की, तो यहाँ पर हो जाएगा 40। तो ये हो गया 4 दूनी 8 और 3 बिंदु यानी कि 8000 जूल। ठीक है, तो स्थितिज ऊर्जा अपन इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। 0.2 किलोग्राम की गेंद 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से आ रही है, तो गेंद की गतिज ऊर्जा ज्ञात है। यानी एक गेंद है अपने पास जिसका वजन है, मतलब भार दे रखा है, मास है अपने पास 0.2 किलोग्राम का, और उसका वेग दे रखा है 20 मीटर प्रति सेकंड का, तो उसकी गतिज ऊर्जा पूछ रहा है यहाँ पर। तो गतिज ऊर्जा क्या होती है, गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 mv स्क्वायर, तो 1/2 m मास द्रव्यमान कितना अपने पास 0.2 किलोग्राम का, जो वेलोसिटी है वो कितनी अपने पास 20 की, तो यहाँ पे जो हो जाएगा इसका स्क्वायर करना है, यानी कि 20 गुणा 20 हो जाएगा। पॉइंट के लिए नीचे 10 लगा दो, एक बिंदु लगा दो, तो एक बिंदु से एक बिंदु कैंसिल हो गई, और इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गए, तो 20 दूनी कितना हो गया 40। तो गतिज ऊर्जा कितनी हो गई 40 जूल। इसका आंसर कितना हो जाएगा 40 जूल हो जाएगा।